हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा जो झारखंड पीजीटी आंसर की भेजी गई है और उसका विश्लेषण करने के लिए कहा गया था, तो मैं उसको सॉल्व कर करके और आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन इस आंसर की को सॉल्व करने के ड्यूरेशन में मैंने दो चीज़ें फील की। सबसे पहली बात कि क्वेश्चंस को सेट करने में थोड़ी सावधानी बरती जानी ज़रूरी है, और क्योंकि ये स्टूडेंट के करियर का सवाल होता है, ठीक है। और आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है जो जेन्युइनली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, बट उसमें सावधानी बरती जानी ज़रूरी है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके आगे भी जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी के साथ थोड़ा केयरफुली सेट करना ज़रूरी होता है। एंड दूसरी बात स्टूडेंट की, जिस किसी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन है, एक बार आप उसको बुक से भी वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही उस पर ऑब्जेक्शन लगाएं। और मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से, मैं जिन जिन क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऑब्जेक्शन दे सकते हो आप, तो वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें सारे ही क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। और स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा डिले हो गया मुझे इसको बताने में, बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं आज जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे हैं इस वीडियो में, मैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। फर्स्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। आई एम UGC NET qualified, Jharkhand eligibility test also qualified, and PhD from University of Jammu. I am specialized in econometrics and mathematical economics, and I have diploma in finance also. And student, I am lifetime member of IEASA, एंड माई ऐप इज़ शिप्रानॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चंस को डील कर दूं। ये आप लोगों ने जो मुझे भेजा है, मैं क्वेश्चन को रीड भी कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, बहुत ही छोटे फॉन्ट में है। पहला जो क्वेश्चन है कि विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को वित्त और ज्ञान प्रदान करने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। तो वो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये दी जाती हैं विश्व बैंक के द्वारा। दूसरा जो है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है। द टर्म यूरो करेंसी मार्केट रेफर्स टू, इसमें ऑप्शन है यूरो मुद्रा बाजार शब्द का क्या अर्थ है। तो वो बाजार जहाँ उधार लेने और देने की मुद्राएं जारी करने वाले देश के बाहर होती हैं। तो जो देश इसको जारी करता है उसके बाहर ये मार्केट होता है, तो ये भी सही है। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके माध्यम से विश्व आउटपुट को अधिकतम करता है? ठीक है, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड मैक्सिमाइजेज वर्ल्ड आउटपुट थ्रू, तो कंट्रीज स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड दे आर बेस्ट सूटेड फॉर, ये भी सही है। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द IMF कंसिस्ट ऑफ, IMF के कार्यकारी बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? तो 24, इसका ऑप्शन भी सही है। ये PDF करवाने के बाद मैं अपने ऐप पर इसको अपलोड कर दूंगी, ये वहाँ अवेलेबल होगा स्टूडेंट, आप लोग वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ये तो बहुत ही ईजी वाला था, 1948। What is the time lag in the publication of the index of industrial production? औद्योगिक प्रोडक्शन सूचकांक में कितने समय का अंतराल होता है? तो 6 वीक के बाद इसको पब्लिश कर दिया जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सरकार के कर और व्यय निर्णय से संबंधित है, तो ये है फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस कर से भारत सरकार को अधिकतम राजस्व होता है? करेक्ट ऑप्शन इज कॉरपोरेट कर। एक ऐसी कर प्रणाली है जो कम आय वालों की तुलना में ज़्यादा आय वाले लोगों की आय का हिस्सा संग्रहित करती है, तो यह होगा आपका प्रगामी कर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। द GST काउंसिल इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पूंजीगत लाभ कर को सर्वश्रेष्ठ ढंग से वर्णित करता है? तो देखो, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि सबसे पहले कैपिटल गेन को समझो। पूंजीगत लाभ क्या है? एनी प्रॉफिट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट, किसी भी पूंजी को बेचने पर अगर उससे कुछ हमें लाभ होता है और उस पर टैक्स लगाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग अ ईयर।
संतुलन में अनादिमान वक्र की प्रवणता क्या होती है? एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज। तो देखो मैंने हमेशा बताया है कि जब इक्विलिब्रियम होता है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का स्लोप जो होता है वो बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बजट कांस्टेंट लाइन इज अ रिजल्ट ऑफ। बजट कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? मैंने ये भी बताया है। बजट मतलब मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं और वस्तु एक्स की कीमत क्या है, वस्तु वाई की कीमत क्या है और उपभोक्ता की आय क्या है। तो आंसर में बिल्कुल सही दिया है, विकल्पों में सभी सही हैं। वस्तु की कीमत में गिरावट के प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या होगा? देखो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव कहता है कि उस वस्तु को ज़्यादा खरीदो, मतलब हम निचले अनादिमान वक्र से ऊपर के अनादिमान वक्र पर चले जाते हैं। तो मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर आईसी टू अ हायर आईसी, ये ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ऑन विच अप्रोच इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड? अनादिमान वक्र विश्लेषण किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो मेरे ख्याल से यहाँ आंसर की में कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि देखो अनादिमान वक्र को हम पढ़ते हैं कि ये ऑर्डिनल अप्रोच है, ये क्रमगत पर आधारित है, ये कार्डिनल अप्रोच नहीं है, ये ऑर्डिनल अप्रोच है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की में ए दिया हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। अनादिमान वक्र विश्लेषण ऑर्डिनल दृष्टिकोण पर आधारित है और ऑर्डिनल की हिंदी दिखी हुई है सामान्य, जबकि यहाँ पर सामान्य की जगह क्रमगत होना चाहिए था। तो ऑर्डिनल अप्रोच पर आधारित है, तो इसका मेरे अनुसार जवाब होना चाहिए बी, है ना। आप बुक से भी इसको चेक कर सकते हो और आप सभी ने पढ़ा भी है कि इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल एनालिसिस। नेक्स्ट है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज अ कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व पर जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो क्या होती है? कम होती जाती है। तो ये आंसर भी सही है। सम सीमांत उपयोगिता का नियम धन के मूल्य को क्या बताता है? तो धन के देखो कांस्टेंट बताता है, मतलब इक्वल टू 1। तो ये अप्रोच सही है ना। कांस्टेंट है मतलब हम इसको 1 के बराबर भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। तो एक जो जिस पर हम विचार कर सकते हैं उसको मैं स्टार बना देती हूँ, जिस क्वेश्चन को आप एक बार वेरीफाई करके इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड डिस्काउंट रेट आर द 3 टूल्स ऑफ द सिस्टम। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंकों पर मौद्रिक नीति के पालन का दबाव डालने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी नीति अपनाई जाती है? मोरल सुएजन या नैतिक प्रत्यायन। तो आंसर बी इज करेक्ट। व्हाट फंक्शन डज द क्रेडिट पॉलिसी प्ले एट फाइनेंशियल सिनारियो? अब देखो इसमें वित्तीय परिदृश्य में क्रेडिट पॉलिसी क्या कार्य करती है? तो क्रांतिक कार्य करती है, बिल्कुल सही है। क्रिटिकल फंक्शन क्या है? क्रिटिकल फंक्शन is to protect financial stability and deposit borrowing lending clearing the market financing, है ना। जो क्रांतिक कार्य कहते हैं हम किसी भी बैंक का, वो क्या है? प्रोटेक्ट करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। तो ये भी ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन प्लेड बाय द कमर्शियल बैंक दैट प्रोवाइड लोन लाइक होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन। तो ये जो है ये दिस इज प्राइमरी फंक्शन। किसी देश की आर्थिक संरचना में किसका समर्थन करने वाली आर्थिक विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है? तो ये भी बहुत ही सही है, नवाचार। आय में घरेलू निगम द्वारा अर्जित कुल राजस्व, भुगतान की मजदूरी, कंपनी के लिए बिक्री और आयकर डेटा शामिल होता है नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय वर्ष के लिए एग्रीगेट को मापकर देश के प्रदर्शन की गणना की सुविधा देती है। तो आर्थिक, ये भी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आय खातों को विश्लेषण में मौलिक समय आंकड़ा देखो इसको भी थोड़ा सा मैं बोलूँगी एक बार चेक कर लीजिए और इस पर आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि नेशनल इनकम अकाउंट्स आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना। नेशनल इनकम अकाउंट को हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में फंडामेंटल एग्रीगेट मान करके पढ़ते हैं। इसमें पॉलिटिकल आंसर लगाया गया है राजनीतिक, लेकिन ये इसमें मेरे ख्याल से राजनीतिक नहीं होना चाहिए।
तो मैं इसमें भी स्टार बना दे रही हूँ। इसका आंसर बी होना चाहिए। बृहत अर्थशास्त्र में हम इसको मौलिक समय आंकड़े मान करके पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में एक लेखांकन एक वर्ष में मजदूरी, भवन और भूमि का किराए में हो, ये भी सही है, 1 ईयर। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज और सतत विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्योंकि देखो, मैंने आप लोगों को क्लास में जो पढ़ाया मेरे पीडीएफ में, मैंने 10th 5 ईयर प्लान पर एक एक प्लान को अच्छे से बताया था और उस पर बहुत सारे एमसीक्यूज भी कराए थे, तो ये बहुत ही ईजी लगा होगा आप लोगों को। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। योजना आयोग की स्थापना 1950, बिल्कुल सही है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या शामिल है? तो इन विकल्पों में सभी शामिल हैं, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य। 5वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? पॉवर्टी एलिविएशन। एक मिनट स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूं। 7th 5 ईयर प्लान वॉज फोकस्ड। 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो देखो, सामाजिक न्याय, कृषि विकास, कमजोरों के उत्पीड़न, इसमें भी ऑप्शन सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और समावेशी विकास। किस पंचवर्षीय, ये तो मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, आरबीआई के तहत सीआरआर को अधिसूचित करता है, आरबीआई अधिनियम 42। चल निधि समायोजन सुविधा के तहत जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, दैट इज रेपो रेट। ये भी कराया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत में प्लान हॉलिडे निष्पादित करने का नहीं था? तो प्लान हॉलिडे कब आया था? इंडो चाइना वॉर हो गया था, सूखा पड़ रहा था, महंगाई में वृद्धि हो गई थी, लेकिन निर्यात में वृद्धि ऑप्शन गलत है। 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पर संकेंद्रित थी? तो ये विकल्प, सारे विकल्प जो हैं वो सही हैं। टू हेल्प द कंट्रीज क्रेडिट सिचुएशन, आरबीआई में, अब देखो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, है ना। देश की क्रेडिट संबंधी परिस्थिति में मदद के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? तो ये ऑप्शन सही है स्टूडेंट, इसको गलत आप नहीं मानिए, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाइए। थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न अलग होना चाहिए था। यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था कि देश की क्रेडिट स्थिति में सुधार के लिए आरबीआई क्या कर सकता है ना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रेडिट इन द कंट्री। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है टू हेल्प द कंट्रीज क्रेडिट सिचुएशन। अब देखो, खुले बाजार में प्रतिभूति की बिक्री आरबीआई करेगा, इसका मतलब है कि आरबीआई जो है क्रेडिट के सिचुएशन को कम करना चाह रहा है। लोन मार्केट में कम मिले लोगों को, बहुत ज़्यादा लोन चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट पे पैसे ले जा रहे हैं और निवेश बढ़ता जा रहा है, जिससे कि महंगाई बढ़ रही है। तो आरबीआई इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकता है? तो आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूति की बिक्री कर सकता है। अगर आरबीआई प्रतिभूति की बिक्री करेगा, आप बैंक प्रतिभूति खरीदेंगे और बैंक का पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास। तो बैंकों के पास कैश कम रहेगा और वो कम क्रेडिट देंगे। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रेडिट इन द कंट्री, आरबीआई कैन सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। ये बिल्कुल सही है, इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाइए, मेरे अनुसार नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, और जो तीनों ऑप्शन है, रेपो दर को कम करना, तो इससे तो महंगाई बढ़ेगी। खुले बाजार में स्टॉक की खरीदारी, इससे भी महंगाई बढ़ेगी। ऋण अनुपात में नगद दर को कम करना, इससे भी महंगाई बढ़ेगी। वास्तविक मजदूरी दर और मामूली दर के बीच में क्या अंतर है? तो देखो, इसमें केवल एक सही है। वास्तविक दर में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है। जो नॉमिनल रेट्स होती हैं उसमें इन्फ्लेशन शामिल होता है, और जो रियल होता है उसमें इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करते हैं। तो इसमें आंसर ए बिल्कुल सही है। 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6। बैंक डिपॉजिट किसे संदर्भ करता है? किसी बैंक के ग्राहक के खाते में जमा धनराशि। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना।
सेंटर स्टेट रिलेशन को हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो संविधान में बदलाव के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों की सहमति की आवश्यकता नहीं, ये गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति की जरूरत होती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ आने वाले संघ का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? ये देखो, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं था, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ये सभी क्या है? कंबाइंड स्टेट्स टू फॉर्म अ कंट्री, है ना, ये मिलजुल करके बने हैं, तो इसी को कहा गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पे आंसर सी जो है यूएसए सही है। सरकार की एक प्रणाली जिसमें अधिकार को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाता है? तो बहुत ही ईजी है, जब हम अधिकार को सेंटर और स्टेट के बीच में बांट देते हैं तो क्या कहलाता है? संघवाद। गोल्डन रेवोल्यूशन, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कराया था मैंने। भूमि पर ज़्यादा जनसंख्या दबाव हो जाता है तो किस प्रकार की खेती की जाती है? गहन जीवन निर्वाह खेती। उन गतिविधियों को शामिल करता है जिसमें प्राकृतिक उत्पाद को निर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। भारत में 70, 71 और 2009-10 के बीच सेवा क्षेत्र में 14 गुना तेजी से बढ़ा। सेवा क्षेत्र रोजगार में लगभग 5 गुना की बढ़त हुई, ये भी सही है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड विद नेचर। उत्पादित और बेचे जाने वाली वस्तु को गिनने की आवश्यकता नहीं है। कुल उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। ओके, ट्रेड सरप्लस इज एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ ट्रेड वेयर अ कंट्री इज। ट्रेड सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम है, तो ये ऑप्शन भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मालिकाना हक हो सकता है केंद्र या राज्य सरकारों का। भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितने प्रतिशत नगद के रूप में रखते हैं? बैंक अपनी जमा राशि के एक बड़े हिस्से का उपयोग किसके लिए करते हैं? ऋण प्रदान करने के लिए। ओके, एक बैंक को अन्य वित्तीय संस्थाओं से क्या अलग करता है? मांग जमा को स्वीकार करना। यह बैंक और एनबीएफसी का अंतर है। इनमें से कौन सा मुद्रा माप की आपूर्ति में शामिल नहीं है? अंतर बैंक जमा। भारत में धनराशि का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई। अच्छा, यहां पर था अगर वास्तव में बैंक की जमा राशि 10,000 करोड़ है, वैधानिक रिजर्व की आवश्यकता राशि 40% है, तो प्रारंभिक जमा की गई राशि क्या होगी? 4,000 करोड़। तो 1/LRR करना था इसमें, 1/40%। अर्थव्यवस्था के भीतर की स्थिति विकासशील देशों में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कृषि। बाजार के अपेक्षित भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के कारकों को संयोजित करने वाली गतिविधियां। आंसर ए। भारतीय संविधान औपचारिक रूप से कब लागू हुआ? ऑप्शन डी। बुनियादी मानव जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तु और सेवाओं के बास्केट को क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा का बास्केट, पॉवर्टी लाइन बास्केट। उस प्रभाग का नाम बताइए जो यथापूर्ण चालू वित्तीय वर्ष त्रैमासिक विश्लेषण करता है, जिसमें राजस्व आय और राजस्व व्यय का, तो ये बजट। विकास के स्तर, आय के वितरण राजनीतिक मताधिकार की कोटि द्वारा निर्धारित होते हैं। इज डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिग्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आय वितरण को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? राजकोषीय नीति। Distribution are that derive from a designated account such as income generated from a pension, retirement account or trust fund. ये है payments. दो देशों के बीच व्यापार तभी उपयोगी होगा जब वस्तुओं का लागत अनुपात जो है वो अलग अलग है। किसी मुद्रा का मार्जिन
द्वारा रिपोजिटरी के पास लंबे समय तक बनाए रखा जाना चाहिए। मुद्रा मार्जिन, आंसर सी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सूक्ष्म ऋण प्रदान नहीं करता है? कोऑपरेटिव बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, भुगतान बैंक। तो आंसर सी सही है। वस्तु के आयात और निर्यात को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दृश्यमान व्यापार या विजिबल ट्रेड। बताएं कि व्यक्ति, व्यवसाय और समय अर्थव्यवस्था को क्या प्रभावित करता है? बजट घाटा। बाजार प्रवेश मूल्य निर्धारित रणनीति तब अपनाई जाती है जब, देखो पेनिट्रेटिंग पॉलिसी क्या है, जब मार्केट में किसी फर्म को घुसना होता है तो वो क्या करती है, अपनी कीमत को बहुत ही कम रखती है ताकि उस मार्केट में वो बन पाए। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो मार्केट में पहले ज़्यादा कीमत रख के नहीं आ सकता, कम कीमत पे उसे एंट्री करनी होती है ताकि मार्केट का एक भाग उसको मिल पाए। और मार्केट जो है वो कीमत संवेदनशील भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाजार अत्यधिक मूल्य संवेदनशील हो और कम कीमत बाजार के विकास को उत्तेजित करती है। अधिशेष क्या है? तो जब हमारे पास प्राप्तियां ज़्यादा होती हैं और व्यय कम होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के एफडीआई में मेजबान देश में नई परिसंपत्तियां और उत्पादन सुविधाओं का निर्माण होता है? तो देखो ये बहुत ही यूनिक सा सवाल दिया गया है। एफडीआई को काफ़ी डिटेल में पूछ लिया गया। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं जब एफडीआई के द्वारा न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य निष्पादन कौन करता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सही है। औद्योगिक नीति संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बोथ टू एक्सेलरेट द विकास और औद्योगिकरण की दर दोनों में तेजी लाना, ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति, संस्थान या व्यावसायिक संस्था की संपत्ति और देनदारी का तुलनात्मक संबंध परिभाषित करने वाली गणितीय अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है या गलती से नीचे वाला क्वेश्चन ऊपर छप गया है। बिकॉज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइनिंग द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन और बिजनेस कंसर्न इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे चारों मार्केट में से किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं बनता। इसमें मोनोपोली दिया गया है। एकल क्रेता अधिकार तो बाजार के बारे में तो पूछा ही नहीं गया है। एकल क्रेता अधिकार तो तब होता जबकि फैक्टर मार्केट में केवल एक क्रेता होता है। लेकिन यहाँ पर आपने दिया है कि किसी व्यक्ति, संस्थान या व्यावसायिक संस्था की संपत्ति और देनदारी का तुलनात्मक संबंध, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं। देख लीजिए, मेरे अनुसार यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी नहीं है ऐसा। ऑप्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन होना चाहिए था। द्विपक्षीय एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकल क्रेता और एकल विक्रेता। तो अभी तक मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए जिसको एक बार ही आप ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनको रिकंसिडर किया जाए। एक एकाधिकारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो यहाँ पर बी जो है, एकाधिकारी एक मूल्य निर्माता होता है, सही है। एकाधिकार प्रतियोगिता की इनमें से कौन सी विशेषता सही है? मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि सही नहीं है, क्योंकि आपने पूछा है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, सारे बुक्स भी आप खोल करके देख लीजिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, होमोजेनस प्रोडक्ट्स नहीं होते, डिफरेंशिएटेड होते हैं। और तभी क्या होता है डिफरेंशिएटेड, मतलब कि अगर साबुन के विक्रेता हैं तो थोड़ा थोड़ा फर्क सभी साबुन में होता है। तो अगर एक सेलर कीमत बढ़ाएगा तो हम तुरंत दूसरा साबुन खरीदने लगते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरे ख्याल से सही है की जगह सही नहीं है होना चाहिए था, तब ये आंसर सही होता। आंसर लिख रहा है कि निर्मित उत्पाद प्रकृति में सजातीय होते हैं जबकि विभेदीकृत होते हैं, और बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या ज़्यादा होती है, सही है। उत्पाद विभेदीकरण, ये भी सही है। बाजार में प्रवेश आसान है, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है ना, लेकिन सी ऑप्शन सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया होगा, कौन सी विशेषता नहीं है लिखना होगा तो सही है लिखा गया। इसको एक बार कंसिडर कीजिएगा। मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए जिसको ऑब्जेक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। बाजार में नया प्रोडक्ट उतारते समय किस कीमत तय करने की प्रथा का क्या नाम है? कम कीमत तय करने की प्रथा का क्या नाम है?
तो देखो इसको कहते हैं हम पेनिट्रेशन मूल्य निर्धारण। एक ही सवाल को 2 बार पूछा गया है ना। जब मार्केट में घुसने के लिए, है ना, पेनिट्रेट करने के लिए, मार्केट में घुसने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का कीमत कम रखते हैं। सही है। कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? टू एंश्योर दैट द प्रोड्यूसर गेट्स रिम्यूनरेटिव प्राइस, सही है। टू मेंटेन अ सेट ऑफ रीजनेबल लाइफ, भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। कम कीमत पर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना और प्रचार पर भारी खर्च करना, इस नीति को क्या कहते हैं? रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, सही है। व्यापार करने में प्रमुख विक्रय पॉइंट के रूप में कीमतें तुलनात्मक तौर पर लागत से कम रखने किस तरह के रिटेलर विक्रेता होता है? डिस्काउंट रिटेलर। किसी उत्पाद को पेश किए जाने पर ऊंची कीमत निर्धारित करना और धीरे धीरे उसकी कीमत को कम करना, तो ये कहलाता है स्कीमिंग। स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी क्या होती है कि पहले क्या करते हैं, एक हाई प्राइस रखते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको हम लोअर करते जाते हैं जिससे कि प्रोडक्ट बिके। तो बिल्कुल सही है स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। मूल्य निर्धारण रणनीति में क्या शामिल है? तो ये विकल्पों में सभी ये भी सही है। कंपनियां इनमें से कौन सी मूल्य निर्धारण नीति अपनाती है जब मांग में मंदी और बाजार में प्रतिस्पर्धा हो? सीमांत लागत मूल्य निर्धारण, सही है। सैद्धांतिक तौर पर समस्त वस्तु और सेवाओं का सभी करों सहित मूल्य क्या है? बाजार कीमत पर। बाजार कीमत पर टैक्सेशन को हम शामिल करते हैं। डंपिंग का मतलब क्या है? अपने कंट्री में उस प्रोडक्ट को महंगा बेचना, बाहर कंट्री में कम कीमत पर बेचना। विदेश व्यापार सीमा या क्षेत्रों के पार पूंजी, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मार्जिन ऑफ करेंसी फ्यूचर, मुद्रा वायदों की सीमा को विक्रेता और क्रेता द्वारा समाशोधन गृह के साथ बनाकर रखना, ठीक है। वह बाजार जिसमें मुद्रा खरीदी और बेची जाती है, विदेशी विनिमय बाजार। कौन सा राजस्व खाते में भारत सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है? ब्याज भुगतान, सही है। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। यदि पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को राजस्व से घटा दें। देखो मैंने एक बार और बताया था क्लास में कि कभी कभी सरकार क्या करती है कि राज्यों को विशेष अनुदान देती है ना, ग्रांट देती है, तो उसको अगर हम घटा देते हैं तो ये हो जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। आपको मैंने बताया था कि आप जब इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हो तो उसमें भी सारा फॉर्मूला दिया रहता है, तो फॉर्मूला बेस्ड भी सवाल आते हैं और आ रहे हैं, तो इसको भी आपको, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और उसे बढ़ाता है। कुछ कुछ सवाल तो ऐसे हैं फिलिंग द ब्लैंक, जैसे कि मतलब इंटरमीडिएट लेवल का सवाल है, लेकिन कोई कोई सवाल नए इंट्रोड्यूस कर दिए गए। झारखंड ग्रामीण बैंक, यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक होगा। उत्पादन में मिट्टी, पानी, ऊर्जा जैसे संसाधन का दोहन कृषि में किया जाता है। कृषि उत्पादन प्रणाली वो तरीके हैं जिनमें किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संसाधन का उपयोग करता है। कृषि नीति घरेलू कृषि क्षेत्र और कृषि उत्पाद के, ये भी सही है। किस नीति का संबंध कृषि, अर्थशास्त्र और समाज के बीच संबंधों से है? कृषि नीति। परिवर्तन में 3 महत्वपूर्ण चरण है: आविष्कार, नवाचार और प्रसार, प्रौद्योगिकी। ये भी बिल्कुल सही है। तकनीकी परिवर्तन किसी उत्पाद या प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करता है, तो यहाँ पर होना चाहिए अर्थशास्त्र। विभिन्न उद्योग शाखाओं के साथ अंतर शाखा सहसंबंध अलग अलग बाजार की स्थितियां बताते हैं। What is a monthly economic indicator measuring output in the manufacturing, mining, electric and gas industry? IIP। उस कारक की पहचान करें जो अर्थव्यवस्था, ब्याज दर और स्टॉक को प्रभावित करता है। बजट। सर्वेक्षण में संदर्भित खातों के अनुसार बजटीय घाटा, केंद्र का घाटा शामिल है जिसमें शुद्ध वृद्धि द्वारा मापा जाता है। आर्थिक। जनसांख्यिकी और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लंबे समय में कौन से घाटे को पैदा करती है? ये भी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट थोड़ा सा, संघीय बजट घाटे को पैदा करती है, बट इसको एक बारी रिकंसिडर करेंगे। उस मूल्य की अधिकता जो एक उपभोक्ता उस चीज के बिना जाने के बजाय भुगतान करने को तैयार है, कंज्यूमर सरप्लस की बात की जा रही है ना। एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रेदर देन गो विदाउट इट। आंख मूंद के इसमें मार्शल लगा देना है। उपभोक्ता द्वारा भुगतान के लिए तैयार होने वाली, ओके, विलिंगनेस टू पे एंड मार्केट प्राइस, दोनों का अंतर, कंज्यूमर सरप्लस। किसी उपभोक्ता का सीमांत उपयोगिता वक्र, उसका डिमांड लाइन भी होता है। कंज्यूमर सरप्लस के बड़े ही इजी वाले सवाल पूछे गए मेरे स्टूडेंट्स ने, तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर दिया होगा इसको।
निवेश आर्थिक रिटर्न की उम्मीद में अलग अलग समय पर धन की वचनबद्धता को यह समझने के लिए कि आय कैसे निर्धारित होती है, कुल मांग के विभिन्न घटक के नियोजक मूल्यों पर ठीक है, समय मांग और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टुगेदर डिटरमिन, समग्र मांग और समग्र पूर्ति आय एवं रोजगार को निर्धारित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। धन प्रभाव क्या बताता है, जब धन बढ़ता है तब वो जो है अधिक खर्च करता है, ये भी सही है। तो चलिए स्टूडेंट, आपके सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। एंड आपके द्वारा आप लोगों के द्वारा बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैम रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए भी MCQ कराइए। तो स्टूडेंट, अभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आने वाला एग्ज़ाम आने वाला है, और जो मेरे डिस्काउंटेड वाले कोर्स हैं उस कोर्स में जितने आप स्टूडेंट हो उनको मैं मतलब वीक में 3 MCQ की क्लासेस करा दूंगी। एंड जैसा मैं झारखंड के क्वेश्चंस को देख रही हूँ तो मेरा रिक्वेस्ट है जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनसे भी कि थोड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी मिसप्रिंट, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिसप्रिंट तो नहीं होना चाहिए। एंड ये स्टूडेंट के करियर का सवाल होता है। एंड मैंने इतने डेडिकेटेड स्टूडेंट देखे झारखंड की तैयारी के लिए, तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट्स हैं आप लोग, और ये तो बहुत ही कड़ा कंपटीशन रहा होगा आप सभी के लिए। तो एक बार रिज़ल्ट आने दीजिए, क्योंकि सवाल जो है बहुत ही अच्छे सवाल थे। मेरे ख्याल से कहीं कहीं मिसप्रिंट होने के कारण ये जो मैंने आपको 3-4 सवाल बताए हैं, नहीं तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से सेट किए गए, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले सवाल नहीं थे। एंड आप सबका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा होगा। एंड इसमें जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा आपने बहुत ही बढ़िया से ये कर लिया होगा। एंड मेरे स्टूडेंट्स आप सभी ने बहुत ही अच्छा से इसको बनाया होगा। क्वेश्चन को देखकर तो मुझे लगा कि जितना मैंने पढ़ाया है उसका तो ये 50% भी नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, जो मैंने पढ़ाया उसको आगे दूसरे एग्जाम्स के लिए ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उन क्वेश्चंस को रिकंसिडर करने के लिए, या तो कहीं पर मिसप्रिंट है, और अगर आप किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसका पूरा प्रूफ दीजिएगा। जैसे अगर माइक्रो के क्वेश्चंस पर आप लगा रहे हो तो HL आहूजा की बुक, जिसका हिंदी PDF मैंने शेयर किया है पेज नंबर के साथ, और कहाँ पे ये क्या लिखा हो उसके साथ आप दे सकते हैं। ठीक है, किसी ऑथर के साथ, ऑथर के नाम के साथ और बुक के प्रिंट के साथ अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसको ज़रूर रिकंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट, बाय बाय।